हेलो एवरीवन। बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन के अंतर्गत जितने भी ज्योग्राफी के प्रश्न दिए गए हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में विश्व के भूगोल, भारत का भूगोल और बिहार के भूगोल के सभी प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, यह आपके आने वाले सीडीपीओ और 67वीं बीपीएससी दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, निहारिका। सौर मंडल का निर्माण लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पहले हुआ था और निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोपरनिकस। 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित पुस्तक लिटिल कमेंट्री में कोपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और पृथ्वी इसके चारों ओर परिक्रमा करती है। अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 करोड़ वर्ष। हमारी आकाशगंगा की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। अगला प्रश्न है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लगभग 88। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि IAU के अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल हैं और इनमें से अधिकांश को दक्षिण गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सप्तऋषि। ध्रुव तारा यानी कि पोलैरिस का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुध। सौरमंडल में केवल ऐसे दो ही ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र। शुक्र सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है और इसका तापमान लगभग 464 डिग्री सेल्सियस है। अगला प्रश्न है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र को। शुक्र को सुबह का तारा, मॉर्निंग स्टार या फिर सायंकाल का तारा या फिर इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 मिनट का। सूर्य से चला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का समय लेता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 365.25 दिन। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 365.25 दिन लगते हैं या फिर 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट। अगला प्रश्न है, पृथ्वी परिक्रमा करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? पृथ्वी परिक्रमा करती हुई प्रति मिनट करीब करीब 27.8 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है, इसलिए कोई भी विकल्प यहाँ पे सही नहीं है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 डिग्री अक्षांश के पास। पृथ्वी पर उष्ण शुष्क मरुस्थल जलवायु का विस्तार 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलता है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 29.5 वर्ष। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष का समय लेता है। अगला प्रश्न है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 84 वर्ष।
यूरेनस, जिसको कि अरुण ग्रह भी कहते हैं, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 83.7 वर्ष लेता है और अपने अक्ष पर यह 17.2 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। अगला प्रश्न है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान देशांतर को अक्षांशीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर के नाम से जाना जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा के द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है और यह ग्रीनविच इंग्लैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर से होकर। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है और 180 डिग्री देशांतर को ही अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफ्रीका में। अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 देश हैं और यूरोप में 51 और एशिया में कुल 50 देश हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिली। जितने भी विकल्प दिए गए हैं इन सभी में अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला देश चिली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सर्वाधिक द्वीप हैं। इंडोनेशिया के हाइड्रो ओशनोग्राफी विभाग के अनुसार उसके पास कुल 17,508 द्वीप हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोर्नियो। क्षेत्रफल की दृष्टि से बोर्नियो द्वीप सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। एक ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती है उसे सीमा रहित देश कहते हैं। यह देश चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, होन्शु। जापान मुख्यतः 4 द्वीपों का समूह है, होकैंडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, और इन सभी में होन्शु सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेनमार्क का। ग्रीनलैंड डेनमार्क का भाग है। अगला प्रश्न है, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। आग्नेय चट्टानें क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। अगला प्रश्न है, अवसादी शैलों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं। अवसादी शैलों का निर्माण अवसादों के निक्षेपण से होता है जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, किंतु ये शैलें रवादार नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है, माउंट एटना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक ज्वालामुखी। माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है और ये इटली में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 3350 मीटर है। अगला प्रश्न है, मौना लोआ उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सक्रिय ज्वालामुखी का। मौना लोआ हवाई द्वीप पर स्थित है और आकार की दृष्टि से यह पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी से समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा। इस सुनामी लहरों से लगभग 2 से 3 लाख लोगों के मारे जाने की संभावना व्यक्त की गई।
न कि 50 लाख। बाकी सभी विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवीन मोरदार पर्वत। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां नवीन मोरदार पर्वतों में पाई जाती है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी मोरदार वलित पर्वत का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंडीज। एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख व विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है और इसकी लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, कोकोस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट। कोकोस प्लेट मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट तथा प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है जिसके अंतर्गत इलिनायस, इंडियाना, मिशिगन, ओहियो और पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र शामिल है। अगला प्रश्न है, किलिमंजारो है एक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आग्नेयगिरी यानी कि वोल्केनो। किलिमंजारो पर्वत तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और यह एक ज्वालामुखी या वोल्केनो पर्वत है। अगला प्रश्न है, गोबी का मरुस्थल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन में। गोबी मरुस्थल उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित एक विशाल मरुस्थल है। अगला प्रश्न है, जोहान्सबर्ग विख्यात है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण खनन हेतु। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के गौटेंग प्रांत की प्रोविंशियल राजधानी है और यह सोना तथा हीरा के खनन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हंगरी। हंगरी एक स्थलरुद्ध देश है जो कि यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया तथा स्लोवाकिया से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ। इजराइल पश्चिम एशिया का एक भूमध्य सागर तटीय देश है। इसकी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा लेबनान से, उत्तर पूर्वी सीमा सीरिया से, पूर्वी सीमा जॉर्डन से तथा दक्षिण पश्चिमी सीमा मिस्र से लगी हुई है। अगला प्रश्न है, संसार की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पामीर को। पामीर के पठार को विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसका नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीलंका का। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम श्रीलंका है। श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती, द पर्ल ऑफ द इंडियन ओशियन और एशिया का प्रवेश द्वार, द गेटवे टू एशिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2/3। पृथ्वी के सतह के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग पर स्थल क्षेत्र है और लगभग 70% भाग पर जल क्षेत्र है। पृथ्वी की सतह पर पानी से ढका भाग लगभग 2/3 है। अगला प्रश्न है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी ध्रुव। पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर की तली है जो पृथ्वी के केंद्र से 6553 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है, यह कटक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य महासागरीय कटक। ये विशेषताएं मध्य महासागरीय कटक से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है,
गल्फ स्ट्रीम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक महासागरीय धारा। फ्लोरिडा की धारा से जब एंटलिस धारा का जल समाविष्ट होकर हेट्रास अंतरीप से आगे बढ़ता है तो इसे गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है, और यह एक गर्म जल धारा है जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, ग्रांड कैनियन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक खड्ड या फिर गॉर्ज। ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी पर स्थित एक खड्ड है। इसकी लंबाई लगभग 446 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। गंगा डेल्टा विश्व का बृहत्तम डेल्टा है। यह बांग्लादेश एवं भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, फिजी द्वीप अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर में। रिपब्लिक ऑफ फिजी दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर जोड़ती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमध्य सागर को लाल सागर से। स्वेज नहर मिस्र के सिनई प्रायद्वीप में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है, और स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर स्वेज बंदरगाह और उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है। अगला प्रश्न है, पनामा नहर जोड़ती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर और अंध महासागर को। पनामा नहर मध्य अमेरिका में पनामा के स्थल डमरू मध्य को काटकर बनाई गई प्रमुख जहाजी नहर है। यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अगला प्रश्न है, मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंद महासागर से चीन सागर तक। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है। यह हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इस जल संयोजक के माध्यम से हिंद महासागर से चीन सागर तक आने जाने की सुविधाएं हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत बताती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत। ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग पर 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 से 20 किलोमीटर। दिए गए विकल्पों के अनुसार ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग पर 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर। 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को लगभग 4 मिनट का समय लगता है। चूंकि काहिरा ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, इसलिए यह 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21-22 दिसंबर को होता है। अगला प्रश्न है, महाद्वीप अलग कैसे हुए? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विवर्तनिक क्रिया से। महाद्वीप विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए हैं। अगला प्रश्न है, वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्वत निर्माणकारी बल। वलन क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। अगला प्रश्न है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आल्प्स। आल्प्स पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में है, और इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लैंक है, जिसकी ऊंचाई 4810 मीटर है, और आल्प्स पर्वत नवीन मोरदार पर्वत का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन में। तकला मकान मरुस्थल चीन में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और ऑस्ट्रेलिया का यह सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंपास। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को पंपास कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिडनी। सिडनी किसी देश की राजधानी नहीं है, बल्कि यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक बंदरगाह नगर है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है, रियाद सऊदी अरब की राजधानी है और कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। अगला प्रश्न है, 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर में। 90 ईस्ट रिज हिंद महासागर में स्थित एक कटक का नाम है। अगला प्रश्न है, सागरीय लवणता का प्रमुख स्रोत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमि। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है, जबकि नदियां लवणता को सागर तक पहुंचाने वाले कारकों में से एक है। अगला प्रश्न है, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 35 पीपीटी यानी कि पार्ट पर थाउजेंड। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन 35 पार्ट पर थाउजेंड है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृत सागर में। और मृत सागर की औसत लवणता 238 पार्ट पर थाउजेंड है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेजन। अमेजन दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी तथा अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनमें से होकर ये नदियां बह रही हैं और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। रॉटरडैम से होकर राइन नदी बहती है, पेरिस से होकर सीन नदी बहती है, बुडापेस्ट से होकर डेन्यूब नदी बहती है तथा वाशिंगटन में पोटोमैक नदी बहती है। रॉटरडैम, राइन, पेरिस, सीन, बुडापेस्ट, डेन्यूब तथा वाशिंगटन पोटोमैक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3142। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबल मंदेब। बाबल मंदेब की जल संधि हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है। हॉर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है तथा बॉस्पोरस जल संधि काला सागर तथा मरमरा सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। अत्यधिक गर्म ये हो जाएगा सहारा, अत्यधिक ठंडा ये हो जाएगा अंटार्कटिका, अत्यधिक वर्षा ये हो जाएगा चेरापूंजी और अत्यधिक सूखा ये हो जाएगा चिली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 3 2 1। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में केशिका यानी कि कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिकनी मिट्टी में। केशिका की क्रिया चिकनी मिट्टी में सर्वाधिक प्रभावशाली होती है, वहीं बलुई मिट्टी में यह प्रक्रिया न्यूनतम होती है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। चीन विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के अनुसार चीन कोयला उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोना खनन। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित कुलगाड़ी सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन में। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2019 तथा वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2018 तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन चीन में हुआ है। अगला प्रश्न है, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के आंकड़ों के अनुसार
वर्ष 2018 में एल्युमिनियम उत्पादन करने वाला विश्व का सबसे बड़ा देश चीन है और एल्युमिनियम उत्पादन में भारत का स्थान चौथा है। अगला प्रश्न है, तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेनेजुएला। बीपी स्टैटिस्टिका रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी रिपोर्ट 2019 के अनुसार वेनेजुएला में सर्वाधिक क्रूड ऑयल भंडार स्थित है, वहीं दूसरे स्थान पर सऊदी अरब है। अगला प्रश्न है, कोयले का सामान्य प्रकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिटुमिनस। कार्बन के अंश के आधार पर कोयले के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट तथा पीट। उपर्युक्त चारों विकल्पों में कोयले में बिटुमिनस सामान्य किस्म का कोयला माना जाता है और एंथ्रासाइट को अत्यंत उच्च कोटि का कोयला माना जाता है और सबसे निम्न कोटि का कोयला पीट होता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत तथा यूरेनियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लंदन। लंदन धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। अगला प्रश्न है, साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकिरण के कारण। पृथ्वी द्वारा परावर्तित विकिरण को जलवाष्प अवशोषित कर लेते हैं, इसके फलस्वरूप मेघीय रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म महसूस होती हैं। अगला प्रश्न है, मानसून का निवर्तन इंगित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की अधिकांश वर्षा शीतकाल में प्राप्त होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दोपहर के पश्चात गरज के साथ संवहनीय वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंपाज। मध्य चिली, केप टाउन तथा एडिलेज में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जबकि पंपाज क्षेत्र उष्ण जलवायु क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉन्गो नदी घाटी। पिग्मी जनजाति विषुवत रेखीय अफ्रीका के कॉन्गो बेसिन के वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है। यह एक शिकारी जनजाति है। अगला प्रश्न है, पिग्मीज निवासी हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफ्रीका के। अगला प्रश्न है, एस्किमो निवासी हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा के। एस्किमो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों ओर निवास करने वाली जनजाति है, जो कि अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी रूस में निवास करती है। अगला प्रश्न है, एस्पेरांटो है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क हेतु सहायता भाषा के रूप में एस्पेरांटो भाषा का विकास एल जेमेनहॉफ ने किया है। अगला प्रश्न है, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। अंतर्राष्ट्रीय सेरीकल्चर आयोग के अनुसार वर्ष 2019 में विश्व में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन चीन करता है, जबकि भारत दूसरे नंबर पर है। अगला प्रश्न है, शहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, कहाँ पैदा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन में। शहतूश एक विशेष प्रकार का गर्म ऊनी शॉल है जो कि तिब्बती एंटीलोप अथवा चीरू के बालों से तैयार किया जाता है और चीरू का निवास स्थान मूलतः तिब्बत के क्षेत्रों में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईरान। और भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। अगला प्रश्न है, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? प्रश्नकाल के दौरान पत्थर के कोयले के भंडार के मामले में चीन सबसे अग्रणी था, जबकि इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के अनुसार पत्थर कोयला
के प्रमाणित भंडार संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक हैं और चीन दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व में निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के अनुसार वर्ष 2018 में कच्चे तेल के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद सऊदी अरब सर्वाधिक तेल उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कजाकिस्तान। विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन करने वाला देश कजाकिस्तान है और यह विश्व का लगभग 42% यूरेनियम का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, टिन मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लेसर निक्षेपों में। विश्व में प्राप्त होने वाली टिन की 80% मात्रा प्लेसर निक्षेपों से प्राप्त होती है। ये निक्षेप रिवर बेड्स में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। मृदा संरक्षण का अर्थ केवल अपरदन को नियंत्रित करना नहीं होता है, बल्कि इसका उद्देश्य भूमि की उच्च स्तरीय उर्वरता को बनाए रखना भी होता है। अगला प्रश्न है, टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चूना पत्थर होता है। टेरा रोसा एक इटालियन शब्द है जिसका प्रयोग लाल मृदा के लिए होता है और इसका विकास चूना पत्थर के अविलेय अवशेषों से होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विषुवत रेखा के पास। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में वर्ष भर उच्च तापमान पाए जाने से वर्ष भर होने वाली वर्षा के कारण सदाबहार वर्षा वन का व्यापक विस्तार पाया जाता है और इसमें अमेजन बेसिन, कॉन्गो बेसिन, दक्षिण पूर्व एशियाई द्वीप समूहों के वर्षा वन प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। FAO ईयरबुक ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स 2018 के अनुसार वर्ष 2018 में संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे अधिक लुगदी उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है, सूची 1 रेल मार्ग तथा सूची 2 जोड़ने वाले स्थान से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, तो ये हो जाएगा पेरिस से वारसा। ट्रांस इंडियन रेल मार्ग, ये हो जाएगा ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना से वालपरेजो चिली। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये हो जाएगा लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टक। और लास्ट है ओरिएंटल एक्सप्रेस, ये हो जाएगा पेरिस से इस्तांबुल। यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, ये हो जाएगा पेरिस से वारसा। ट्रांस इंडियन रेल मार्ग, ये हो जाएगा ब्यूनस आयर्स से वालपरेजो। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टक। ओरिएंटल एक्सप्रेस पेरिस से इस्तांबुल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4, 3, 2, 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्तन नगर नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैनबरा। कैनबेरा जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है को छोड़कर सभी पत्तन नगर हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैंटोस। सैंटोस को कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील में स्थित सैंटोस को विश्व की सर्वाधिक कॉफ़ी का निर्यात किए जाने के कारण इसे विश्व का कहवा पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण किससे बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटनाओं से तथा अजैव घटकों से। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत ही आती है। पहला प्रश्न है, भारत विस्तृत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी,
उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या कितनी है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में संपूर्ण मानव जाति का 17.5% जनसंख्या है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संसार के समस्त क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रमाणिक समय यानी कि IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लस 5.5 घंटे का। भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है और यह देशांतर रेखा इलाहाबाद के समीप नैनी से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय यानी कि GMT से 5.5 घंटा आगे है। अगला प्रश्न है, हुनरू प्रपात निर्मित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा नदी पर। हुनरू जलप्रपात रांची से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 98 मीटर है। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च चोटी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गॉडविन ऑस्टिन, और इसी को K2 भी कहते हैं। भारत की सर्वोच्च चोटी गॉडविन ऑस्टिन है और इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। अगला प्रश्न है, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। अगला प्रश्न है, हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवालिक। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश शिवालिक है और यह हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। अगला प्रश्न है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेनोजोइक में। शिवालिक श्रेणी या वाय हिमालय का निर्माण आज से लगभग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व सेनोजोइक युग में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेनोजोइक महाकल्प में। प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प से संबंधित है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक अग्र गंभीर। छोटा नागपुर का पठार एक अग्र गंभीर है और छोटा नागपुर के पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठार मिलते हैं और इसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर है। इसके प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र एस्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक अग्र गंभीर है। अगला प्रश्न है, भारत में भू आकारों की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। संरचना की दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, तो ये कथन सही है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिनति में हुई है, तो ये भी कथन सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्र गर्त में हुई है, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3 जो है वो सही हैं। और चौथा कथन है, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टक्कर से हुई है। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भुवन पहाड़ियाँ। गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ तथा जयंतिया पहाड़ियाँ ये मेघालय पठार का भाग हैं, जबकि भुवन पहाड़ियाँ मीजो हिल्स का भाग हैं। अगला प्रश्न है, भारत की तट रेखा है। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा 5422.6 किलोमीटर लंबी है और यहीं इसमें अगर मुख्य भूमि के अलावा द्वीपों को भी शामिल कर लिया जाए
तो इसकी कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। कोई भी उत्तर यहाँ पे सही नहीं है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सह्याद्री। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा व कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है और इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। अगला प्रश्न है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित दर्रा यांगजी दीवान है, जिसकी ऊंचाई 5890 मीटर है। यांगजी दीवान दर्रा भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित दर्रा है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम भारत में। लक्षद्वीप अरब सागर में केरल तट से 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत एक द्वीप समूह है। अगला प्रश्न है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रवाल उत्पत्ति का है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं और लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो अभी मैंने बताया लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 36। अगला प्रश्न है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र का अंग है। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में 79.63% वन क्षेत्र है। वहीं अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है और मध्य प्रदेश में 77,882 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है और नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। और नीलगिरी पहाड़ी की सर्वाधिक ऊंची चोटी दोदा बेटा है और जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्डेमम पहाड़ियां। कार्डेमम पहाड़ियां या फिर इलायची पहाड़ियां कन्याकुमारी के नज़दीक स्थित हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। क्षेत्रफल के क्रम में 3 बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य बिहार है। तेलंगाना के गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 13वां हो गया था, जबकि जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात बिहार का स्थान फिर से 12वां हो गया है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण भारत में। द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः दक्षिण भारत में संकेंद्रित है और इन प्रजातियों में तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तुलु प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। अगला प्रश्न है, भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा एवं राजस्थान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, टोडा केरल। टोडा जनजाति केरल में नहीं तमिलनाडु में पाई जाती है। बाकी सभी सही सुमेलित हैं। टोडा तमिलनाडु में पाई जाती है। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवप्रयाग। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। यहीं पर अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है, और देवप्रयाग उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में यह नदी सांगपो और बंगाल में यह नदी जमुना कहलाती है। अगला प्रश्न है, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तेल नदी महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, और यह नदी मात्र 8 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है, और तेल नदी उड़ीसा की प्रमुख नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तरी कोयल और बराकर नदी गंगा नदी घाटी की उपनदियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर काशी। उत्तर काशी का संबंध भागीरथी नदी से है, ना कि गंगा से, जबकि फतेहपुर, भागलपुर और कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेह। लेह भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है, और यह भारत का सबसे शुष्क स्थान है। अगला प्रश्न है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उनकी ऊंचाई में भिन्नता। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। अमृतसर समुद्र तल से 175 से 200 मीटर ऊंचाई पर अवस्थित है, वहीं शिमला समुद्र तल से 300 से 600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में गिरावट आता जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिम मानसून से। मौसम विभाग द्वारा प्रस्तुत 2019 के आंकड़ों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की कुल वर्षा का अधिकतम हिस्सा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, दुमट्टी या लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी प्रकार के कण। सामान्यतः दोमट मिट्टी में 40% बालू के कण, 40% मृत्तिका यानी कि क्ले के कण और 20% गाद के कण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिकनी मिट्टी में। चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए पौधों को चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक पानी मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिवेणी नहर। और त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण जिले में गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। अगला प्रश्न है, दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी चारों। उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण सड़कें और विपणन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज,
कीटनाशकों का प्रयोग एवं उर्वरकों का प्रयोग, ये सभी कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से और नीली क्रांति से। 28 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की थी और इसी के अंतर्गत इंद्रधनुषीय क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, काली क्रांति संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कच्चा तेल उत्पादन से। काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल उत्पादन से है। मत्स्य उत्पादन का संबंध नीली क्रांति से है। अगला प्रश्न है, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। प्रश्नकाल के दौरान 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्य थे, उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा, जबकि 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं पंजाब में किया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार एवं उत्तर प्रदेश में। वर्ष 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा एवं पंजाब। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है और यह गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। भारत में केसर का उत्पादन एकमात्र जम्मू कश्मीर में ही होता है और यह राज्य प्राचीन काल से ही केसर का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्वार। ज्वार एक नकदी फसल नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के अनुसार उड़ीसा और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क भंडार हैं। सबसे पहले उड़ीसा और उसके बाद मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लौह अयस्कों में बैलाडीला में किसका खनन होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेमेटाइट का। बैलाडीला में हेमाटाइट का खनन होता है और बैलाडीला छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड में कोयले की खानें स्थित हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, झरिया में। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है और देश का अधिकांश कोकिंग कोयला का भंडार यहीं पर स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोयला। अगला प्रश्न है, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा, धुलाई संस्थाओं की उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता और कार्य संचालन कीमतें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2, 3 और 4। ये सभी समस्याएं भारत कोयला उद्योग से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिगबोई, असम में। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई, असम में है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। ब्रह्मपुत्र घाटी देश की सबसे पुरानी तेल घाटी है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1970 और 1980 के दौरान। भारत में सर्वप्रथम भयानक ऊर्जा संकट 1973 में पैदा हुआ था, जब तेल निर्यातक देशों यानी कि ओपेक कंट्रीज ने तेल की कीमतों में 4 गुना से अधिक वृद्धि कर दी थी। और ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ
पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अगला प्रश्न है, भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 243 किलोग्राम तेल के बराबर। वर्ष 1994 में भारत की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 244 किलोग्राम तेल के बराबर थी, जो 1471 किलोग्राम प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत के विश्व स्तर से बहुत कम थी। अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। दिए गए राज्यों में कर्नाटक भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है। 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार भारत में सबसे शीर्ष पर कर्नाटक है, उसके बाद राजस्थान और फिर आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये सभी कथन सत्य हैं। कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय, प्रसारण एवं संवितरण हानियां काफ़ी ज़्यादा होती हैं, राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी, और राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिदान नीतियों को क्रियान्वित किया है। ये सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, टाटा नगर। टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है और ये टाटा नगर जमशेदपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीमेंट। बिहार में डालमिया नगर मुख्य रूप से सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ चीनी उद्योग, कागज उद्योग, केमिकल उद्योग आदि भी स्थापित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, खेतरी में। खेतरी राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है और यह तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तांबा खनन के लिए। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज यानी कि गोल्डन क्वाड्रिलैटरल एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जिसकी शुरुआत 2001 में हुई थी और इसके द्वारा देश के प्रमुख 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को सड़क मार्ग के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय राजमार्ग से। संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग 40% यातायात राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा संपन्न होता है। अगला प्रश्न है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्वी पीर पंजाल को। अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है और यह 9.02 किलोमीटर लंबी है। यह टनल पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्फीति घाटी से जोड़कर रखती है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल। प्रश्नकाल के दौरान त्रिवेंद्रम राजधानी ट्रेन यानी कि 12431 अधिकतम दूरी तय करती थी। अगला प्रश्न है, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा यानी कि स्पीड पोस्ट का आरंभ कब किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1986 में। भारतीय डाक विभाग द्वारा द्रुत डाक सेवा अगस्त 1986 में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? कोई भी विकल्प यहाँ पे सही नहीं है। भारत में वर्ष 1850 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू की गई थी और 1881 में इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने भारत में कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास और अहमदाबाद में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए थे, जबकि 28 जनवरी 1882 को टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना की गई थी। तो 1882 विकल्प में नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, पाट अंचल या पाट रीजन अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड में। पाट अंचल छोटा नागपुर प्रदेश में स्थित है और छोटा नागपुर का पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड। झुमरी तलैया झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों का सही अवरोही क्रम है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार। अगला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कच्छ। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है और इसका क्षेत्रफल 45,674 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। असम राज्य की सीमाएं कुल 7 राज्यों से मिलती हैं और कोई भी केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में इसकी सीमा से नहीं लगा हुआ है। और ये 7 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। और इसके अतिरिक्त असम की सीमाएं 2 देशों के साथ लगती हैं, भूटान और बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, गद्दी लोक निवासी हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश के। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। अगला प्रश्न है, बोडो निवासी हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गारो पहाड़ी के। बोडो जनजाति एक निर्जातीय और बहुभाषी समुदाय है जो भारत के उत्तर पूर्व की गारो पहाड़ियों में पाई जाती है। बोडो निवासी हैं गारो पहाड़ी के। अगला प्रश्न है, गारो जनजाति है, तो यहाँ पे कोई भी विकल्प सही नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार गारो जनजाति मेघालय, असम एवं मिजोरम तीनों राज्यों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6000 मीटर तक होती है। ओल्डहम के अनुसार गंगा के जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई 4000 से 6000 मीटर तक तथा ग्लेनी के अनुसार 2000 मीटर तक होती है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा। और गंगा नदी की लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कानपुर। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर है। और जनगणना 2011 के अनुसार कानपुर की जनसंख्या 30,15,645 है। अगला प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु इन तीनों ही नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के पास है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर के निकट चेमा युंगदुंग हिमनद से निकलती है। सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राकस ताल से निकलती है और सिंधु नदी भी मानसरोवर झील के निकट से ही निकलती है। अगला प्रश्न है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी की। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा। नर्मदा नदी विंध्य एवं सतपुरा के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत की और कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 यानी कि नर्मदा और ताप्ती। भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली 3 प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा, तापी और साबरमती। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी के निकट से निकलकर
तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमरकंटक से। सोन, नर्मदा और महानदी, इन तीनों नदियों का उद्गम अमरकंटक पठार से होता है। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी निकलती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार की पहाड़ियों से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लूनी नदी। लूनी नदी भूमि बंधित नदी है। लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है और 320 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के पश्चात ये कच्छ के रन में दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है और इसका संपर्क समुद्र से नहीं हो पाता है। बाकी सभी नदियाँ समुद्र से मिलने वाली नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदीपथ परिवर्तन किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोसी नदी ने। कोसी नदी बार बार अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। अगला प्रश्न है, आम्र वर्षा या मैंगो शावर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक एवं केरल में मई महीने में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं क्योंकि इस वर्षा से आम के फल पकने लगते हैं। वहीं बंगाल एवं असम में अप्रैल मई में होने वाली इस वर्षा को काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अक्टूबर नवंबर के महीने में उत्तर पूर्वी मानसून यानी कि लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु के तटवर्ती इलाकों में 65 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, चेरापूंजी अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय राज्य में। चेरापूंजी भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में स्थित है और मानसीराम से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी ही था। अगला प्रश्न है, सूची 1 प्राकृतिक आपदाओं को सूची 2 प्रदेशों से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। बाढ़, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान। भूकंप, ये हो जाएगा हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र। सूखा, ये हो जाएगा मध्य पूर्वी भारत। और चक्रवात, झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3, 1, 4, 2। अगला प्रश्न है, करेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कश्मीर हिमालय में। जाफरान की खेती के लिए कश्मीर घाटी प्रसिद्ध है जो करेवा या करेवास मिट्टी में उपजाई जाती है। यह मिट्टी ताजे जल द्वारा जमा की गई मिट्टी है। अगला प्रश्न है, रेगर किसका नाम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगर या रेगुर नाम से जाना जाता है और इसे कपास मिट्टी भी कहते हैं। भारत में इस मिट्टी का विस्तार 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है जो कि भारत की कुल मिट्टी का 16.6% है। यह मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के बड़े भागों तक विस्तृत है। अगला प्रश्न है, रेगर मिट्टी सबसे ज़्यादा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, रेगुर नाम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी का। रेगुर काली मिट्टी का नाम है। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वनारोपण के द्वारा। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांगर। गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी को बांगर कहा जाता है और यह मिट्टी बाढ़ की पहुंच से बाहर कुछ ऊंचाई पर होती है और इस मिट्टी का रंग पीला रक्ताभ भूरा होता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के छोड़े गए गाद के द्वारा होता है। जलोढ़ मिट्टियों को दो उपवर्गों में बांटा गया है। पहला है नवीन जलोढ़ मिट्टी या खादर और दूसरा है प्राचीन जलोढ़ मिट्टी या बांगर। अगला प्रश्न है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार वर्तमान में भारत में 21.67% क्षेत्र पर वनावरण है। वहीं वनावरण एवं वृक्षावरण 24.56% क्षेत्र पर है। वहीं अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में वनावरण 7.76% क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार पतझड़ वाले वनों का सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है और ये 41,017 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम में। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में मिजोरम में 85.41% भाग पर वन का विस्तार मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। दिसंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत के राज्यों में वन्य जीव अभयारण्य की संख्या महाराष्ट्र में 48 है, जो कि सर्वाधिक है। वहीं अगर संघ राज्य क्षेत्र की बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वन्य जीव अभयारण्य की संख्या 96 है। अगला प्रश्न है, समस्त विश्व में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी भारत में है, इसकी अनुमानित संख्या कितनी है? स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2018 के अनुसार भारत में लगभग 12,852 तेंदुआ होने का अनुमान है। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 एवं 4। वर्ष 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि लगभग 21% की दर से हुई और वर्ष 1991 की जनगणना ने अनुत्पादक उपभोक्ताओं की संख्या में कमी का संकेत दिया है। तो 1 और 4 सही हैं। वहीं वर्ष 1991 की अपेक्षा 2001 में पुरुष व महिला साक्षरता का अंतर बढ़ गया। तो ये अंतर बढ़ा नहीं था, अंतर घट गया था। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 35 ऐसे बड़े नगर हैं जिसमें कुल नगरीय जनसंख्या का लगभग 48% जनसंख्या निवास करती है। तो ये कथन भी गलत है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 31%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2% तथा ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। अगला प्रश्न है, सारण सिंचाई नहर निकलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंडक से। गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास एक 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है, जिसमें कुछ नहरें निकाली गई हैं, जिनमें से एक सारण नहर भी है। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंडक नदी से। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। इसके अंतर्गत भाखड़ा और नांगल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है, सतलज नदी पर। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कावेरी नदी पर।
शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है और इस नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडागु जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध तैयार किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महानदी पर। हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में महानदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, मैथौन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बराकर नदी पर। मैथौन, बेल पहाड़ी और तिलैया बांधों का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराकर पर दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा कृषि वित्त यानी कि एग्रीकल्चरल फाइनेंस का स्रोत नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सहकारी समितियां, व्यापारिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये सभी कृषि वित्त के प्रमुख स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, कृषि में युग्म पैदावार का आशय डैश को उगाने से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विभिन्न मौसमों पर दो फसल। कृषि में युग्म पैदावार यानी कि डबल क्रॉपिंग से आशय है विभिन्न मौसमों पर दो फसल उगाना और एक ही साथ एक भूमि पर दो या दो से अधिक फसल उगाना मिश्रित खेती कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 4। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज पानी उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है और इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पाद का समाकलन करना है। अगला प्रश्न है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गेहूं। नकदी फसलों के अंतर्गत गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन आदि प्रमुख हैं। गेहूं की फसल नकदी फसल ना होकर के ये खाद्य फसल है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गेहूं के उत्पादन में। भारत में 1965 में हरित क्रांति का आगमन हुआ था और हरित क्रांति के आगमन के पश्चात भारत ने सर्वाधिक प्रगति गेहूं के उत्पादन में की है। अगला प्रश्न है, प्रमुख खाद्य फसल है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चावल। चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। खाद्यान्नों में दूसरे स्थान पर गेहूं का नंबर आता है। अगला प्रश्न है, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। भारत में चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र को कहा जाता है और यह क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चावल। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत के 38.8 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र पर चावल एवं 31.5 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इस दृष्टि से कृषि क्षेत्र के अनुसार प्रमुख खाद्य फसल चावल है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चावल। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। अगला प्रश्न है, गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में हैं। जब ये प्रश्न पूछा गया था उस वक्त उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक घटते क्रम में गन्ने का उत्पादन करते थे। वहीं वर्तमान में 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और तमिलनाडु घटते क्रम में गन्ने का उत्पादन करते हैं। अगला प्रश्न है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूंगफली। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल मूंगफली है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है और यहाँ देश का कुल 75.68% रबर का उत्पादन किया जाता है और एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड एवं कोल्लम केरल के प्रमुख रबर उत्पादक जिले हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। अगला प्रश्न है, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। FAO के वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में भारत दाल का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। वहीं भारत चाय का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गिरनार। गिरनार पर्वत गुजरात राज्य में अवस्थित है, जहां पर चाय बागानों का विकास नहीं हो पाया है। अगला प्रश्न है, निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुलनेज। पुलनेज कर्नाटक में नहीं, तमिलनाडु में है। चिकमंगलुरु, कुर्ग और बाबा बुदुन गिरी कर्नाटक के कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चाय का। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। वहीं पटसन उत्पादन में दूसरा स्थान बिहार का है। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय। जूट उत्पादन की दृष्टि में बिहार का स्थान दूसरा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्य में लॉ एस्क उपलब्ध नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब में। पंजाब में लॉ एस्क उपलब्ध नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2019 के अनुसार भारत में चांदी के 3 प्रमुख उत्पादक राज्य इस प्रकार हैं, राजस्थान, कर्नाटक और झारखंड। अगला प्रश्न है, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चादरी अभ्रक। वर्तमान में चादरी अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। वहीं तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक चिली है। जिप्सम तथा लॉ एस्क का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2019 के अनुसार अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में हो रहा है और भारत में आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र एवं बिहार अभ्रक के सबसे बड़े भंडारक राज्य हैं। अगला प्रश्न है, भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार मूल्य की दृष्टि से खनिज उत्पादक राज्यों का क्रम इस प्रकार है: छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं बिहार। और जब यह प्रश्न पूछा गया था उस समय सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य बिहार था। अगला प्रश्न है, कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ये 1999 का प्रश्न है। वहीं अगर वर्तमान की बात की जाए तो इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2019 के अनुसार भारत के कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। सबसे एक नंबर पर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और उसके बाद झारखंड। अगला प्रश्न है, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हसदेव नदी बेसिन क्षेत्र में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिच ब्लेंड। रेडियम पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है और रेडियम का प्रतीक होता है Ra और यह एक रेडियो एक्टिव रासायनिक अवयव है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला पनबिजली यानी कि हाइड्रो पावर स्टेशन शक्ति केंद्र आरंभ हुआ। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897-98 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रापोंग में हुई थी। वहीं भारत में दूसरा पनबिजली संयंत्र
कर्नाटक के शिवसमुद्रम में आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है। वर्ष 18-19 में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 9.21% है। अगला प्रश्न है, भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग की ऐसी अवस्थिति का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। गोवा एवं मध्य प्रदेश में स्थित उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों की निकटता के साथ ही इस्पात निर्यात के लिए बंदरगाहों की उपस्थिति तथा विनिर्माण हेतु उसी क्षेत्र में लौह की खपत पश्चिमी तट के निकट लौह संयंत्र की स्थापना का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार भारत में कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल अनुमानित लंबाई 1,32,500 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1853 में भारत में लॉर्ड डलहौजी के काल में सर्वप्रथम रेल मार्ग 1853 में बनकर तैयार हुआ था, जिस पर 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5.5 फीट। रेल मार्गों को चौड़ाई की दृष्टि से 3 भागों में विभक्त किया गया है, मीटर गेज, चौड़ी या बड़ी लाइन और छोटी लाइन। मीटर गेज की दोनों पटरियों के बीच 1 मीटर की दूरी होती है, वहीं बड़ी लाइन की दोनों पटरियों के मध्य 1.676 मीटर की दूरी होती है और छोटी लाइन की पटरियों के मध्य 762 mm या फिर 610 mm की दूरी होती है। अगला प्रश्न है, मारमुगाओ पत्तन स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा में। मारमुगाओ पत्तन जुआरी नदी के मुहाने पर गोवा राज्य में अवस्थित है और यह एक निर्यात प्रधान पत्तन है। अगला प्रश्न है, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया जाने का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 फरवरी 2020 को लिया था और यह बंदरगाह महाराष्ट्र में दहानू के निकट वधावन में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर बर्ड सेंक्चुअरी स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुड़गांव में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुड़गांव जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारती। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम भारती है। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है और इसकी स्थापना 1983-84 में की गई थी और भारत का दूसरा अनुसंधान केंद्र मैत्री है और इसकी स्थापना 1988-89 में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैम्बे की खाड़ी। परवाल भित्ति कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। पहला प्रश्न है, बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो कौन सा हिस्सा सबसे पुराना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खड़गपुर की पहाड़ियाँ। खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की हैं, जबकि रोहतास पठार विंध्य क्रम का है। उत्तर पश्चिम की पहाड़ियाँ शिवालिक हिमालय का भाग हैं जो तृतीयक क्रम की हैं तथा उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थल यानी कि मेगालिथिक साइट के
पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्न में से किस जिले का दौरा किया? तो किस जिले का दौरा किया दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैमूर जिले का। मेगालिथिक साइट के प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने कैमूर जिले का दौरा किया जुलाई 2019 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहतास। बिहार में भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं, जबकि रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्य प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। बिहार में विंध्य क्रम की चट्टान कैमूर और सोन नदी घाटी में पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में पाई जाती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम चंपारण। बिहार में 3 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। पहली पीडमोंट मिट्टी या दलदल मिट्टी, जो पश्चिम चंपारण जिले के पश्चिमोत्तर भाग में पाई जाती है। दूसरी तराई मिट्टी, जो नेपाल की सीमा के साथ बिहार राज्य के उत्तरी भाग में पाई जाती है। तथा तीसरा गांगे जलोढ़ मिट्टी, जो बिहार के गांगेटिक मैदान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुनपुन नदी फतुहा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार यानी कि पलामू झारखंड से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिले के फतुहा के समीप गंगा में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोसी और मगध। गंगा नदी अपनी यात्रा के क्रम में बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों में प्रवाहित होती है। इस प्रकार गंगा नदी कोसी और मगध जोड़े में से किसी में प्रवाहित नहीं होती है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित कुल 12 जिले हैं। सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार के पटना जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है तथा इसके बाद दूसरा स्थान भागलपुर का आता है। पटना में गंगा नदी की कुल लंबाई 99 किलोमीटर है, जबकि भागलपुर में इसकी लंबाई 97 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। बागमती, कमला, कोसी, गंडक ये सभी उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। बिहार में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां घाघरा, गंडक, बागमती, बलान, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा और कमला हैं। अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, CWG से। और दक्षिण बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो AW से। उत्तर बिहार की जलवायु CWG और दक्षिण बिहार की जलवायु AW से, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवीन जलोढ़क मिट्टी। दरभंगा, मुजफ्फरपुर तथा चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़क मिट्टी पाई जाती है। नवीन जलोढ़क मिट्टी बाढ़ के पानी से लाए गए मलबों गाद के निचेपन से बनती है। यह मिट्टी धान, गेहूं, पटसन, गन्ना जैसे फसलों के उत्पादन में सहायक होती है। अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्णिया। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। जूट की उपज के लिए उच्च आर्द्रता, ऊंचा तापमान, उपजाऊ जलोढ़क मिट्टी, हल्की वर्षा आदि आवश्यक है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तरी कोयल नदी पर।
5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में उत्तर कोयल परियोजना के सिंचाई एवं पेयजल योजना का शिलान्यास किया था। यह परियोजना झारखंड के लातेहार, पलामू और गढ़वा जिले में अवस्थित है। यह परियोजना उत्तरी कोयल नदी पर निर्मित है। इस परियोजना से बिहार के लाभान्वित जिले हैं औरंगाबाद और गया तथा झारखंड के गढ़वा और पलामू जिले में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी इससे। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गंडक नदी पर। त्रिवेणी नहर बिहार के गंडक नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चूना पत्थर के लिए। कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। यह पठार शैल चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजारी में सीमेंट उद्योग भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुपम झील बिहार में स्थित है। सुखना झील चंडीगढ़ में स्थित है, सांभर झील राजस्थान में तथा कामा झील हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, इसलिए उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत है? ये 2008 का प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 60%। और 2016-17 के आंकड़ों के आधार पर बिहार में कुल बोया गया क्षेत्र है 5293 और इसका प्रतिशत है 56.55%। अगला प्रश्न है, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16 करोड़ टन। बिहार से अलग झारखंड राज्य बनाए जाने के कारण बिहार राज्य में प्राकृतिक संसाधनों में भारी कमी आई। बिहार में कोयले का प्रमाणित भंडार 0 है, परंतु अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन है। अगला प्रश्न है, बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार का कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र 6877 यानी कि 6877 वर्ग किलोमीटर है, जो कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.30% है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार 7.3% तथा उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 7.76%। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन क्षेत्र 7.30% है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम चंपारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कटिहार बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। कटिहार के दक्षिण पश्चिम में भागलपुर, दक्षिण पूर्व में पूर्णिया स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है? तो इसमें से कोई भी नहीं है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हजारीबाग से। अभ्रक हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा से प्राप्त होता है। यहाँ से लगभग झारखंड का 80% अभ्रक प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत नेपाल सीमा के समानांतर। बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समानांतर स्थित है। बिहार के 7 जिले नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ये जिले हैं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। अगला प्रश्न है, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सबों से नई। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल में यानी कि प्लेस्टोसीन काल में हुआ है, अतः यह उपरोक्त तीनों की अपेक्षा नवनिर्मित पहाड़ी श्रेणी है। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजातियां अधिकांशतः बसी हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार में।
और ये जब क्वेश्चन पूछा गया था तब मुंडा जनजातियां अधिकांशतः बिहार में बसी थीं। झारखंड के अलग होने के पश्चात मुंडा जनजाति बिहार की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति बन गई है और ये झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अगला प्रश्न है, बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजमार्ग संख्या 23। ये प्रश्न 1999 में पूछा गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग 23 तत्कालीन संयुक्त बिहार के चास से रांची, गुमला, पालकोट तथा थिथैत नगर को जोड़ता था। अगला प्रश्न है, बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI के मार्च 2019 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 5,358 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर के जंगल हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पतझड़ और सवाना। छोटा नागपुर के जंगल में मुख्यतः पर्णपाती वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिसमें महुआ, खैर, सेमल, शीशम, आम, बरगद आदि प्रमुख हैं। साथ ही यहाँ सवाना प्रकार के भी वन पाए जाते हैं। घास भूमियों के क्षेत्र में यत्र तत्र वृक्षों की उपस्थिति सवाना प्रकार के वन की विशेषता है। अगला प्रश्न है, बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है। ये 97-98 का प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रांची में, जो कि वर्तमान में झारखंड की राजधानी है। तत्कालीन बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट यानी कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1958 में रांची में की गई थी। अगला प्रश्न है, टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंहभूम से। टाटा लौह अयस्क कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति सिंहभूम से होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम चंपारण में, और इसका नाम है वाल्मीकि अभयारण्य। वर्तमान में बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि अभयारण्य पश्चिम चंपारण में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हजारीबाग। तत्कालीन बिहार के हजारीबाग में वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क दोनों उपस्थित थे, लेकिन वर्तमान में हजारीबाग झारखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोधगया। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य बोधगया में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीम बांध। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। वाल्मीकि पश्चिम चंपारण में, राजगीर नालंदा में तथा गौतम बुद्ध गया में स्थित है। अगला प्रश्न है, कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित हैं इस प्रकार हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोकारो, चंद्रापुर और संताल डी, ये 1999 के अनुसार। वर्तमान में बिहार में 4 थर्मल पावर स्टेशन हैं, बरौनी, कहलगांव, बाढ़ और कांटी। अगला प्रश्न है, बिहार में मैथन उत्पादन करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल शक्ति। मैथन डैम का निर्माण दामोदर की सहायक बराकर नदी पर किया गया है। यहाँ पर जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। वर्तमान में यह झारखंड के धनबाद जिले में है। ये 1997 और 98 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 45.85%। 15 नवंबर 2000 को नया राज्य झारखंड निर्मित हुआ। यह पुराने बिहार का लगभग 45.84% जमीन लेकर बना। वर्तमान में बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 94,163 वर्ग किलोमीटर वर्तमान में। अगला प्रश्न है, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं? तो 2001-2 में बिहार में लगभग 37 जिले थे और वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं और सबसे नया जिला जहानाबाद को काट के बनाया गया है अरवल। वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं। ठीक है। 42 नंबर प्रश्न है, बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है?
वर्तमान में 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार बिहार का लगभग 80.47 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है। वहीं इसकी संभावित क्षमता जो है 117.54 है। 80.47 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है तथा 117.54 लाख हेक्टेयर संभावित क्षमता है। अगला प्रश्न है, मुरी जाना जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्युमिनियम प्लांट के लिए। मुरी में हिंडाल्को द्वारा एल्युमिनियम शोधन संयंत्र स्थापित किया गया है। वर्तमान में यह झारखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्युमिनियम उद्योग। अगला प्रश्न है, पटना का स्थानीय समय है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय मानक समय से आगे है। और भारतीय मानक समय है GMT प्लस 5.3, 5.5 घंटा आगे है। भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, जो प्रयागराज एवं मिर्ज़ापुर से होते हुए गुजरता है। जबकि पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है, क्योंकि पटना का मानक समय जो है वो 85 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। 85 डिग्री 13 मिनट। अगला प्रश्न है, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 जिलों से। और ये 9 जिले हैं भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद तथा अरवल। तो पटना जिला 9 जिलों से सीमाबद्ध है। अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार कुल फसल योग्य भूमि में 80.47% क्षेत्र जो है वो सिंचित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 50% से अधिक। अगला प्रश्न है, पूर्व में बंगाल का दुख, सौरो ऑफ बंगाल कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दामोदर। दामोदर नदी को बंगाल का दुख कहा जाता है। दामोदर नदी झारखंड के लातेहार जिले से निकलती है। ये 1999 का प्रश्न है, इसलिए इसमें लिखा है बिहार से उद्गम, किंतु अब इसका उद्गम स्थल झारखंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेहूं। बिहार में चावल के बाद गेहूं का उपज सबसे ज़्यादा होता है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार बिहार में चावल का कुल उत्पादन 6,952.52 हजार टन, गेहूं का कुल उत्पादन 5,579.35 हजार टन तथा मक्का का कुल उत्पादन 3,495.40 हजार टन होता है। अगला प्रश्न है, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चावल, गेहूं और मक्का। अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मनिर्भर। तो केवल 4। बिहार कृषि में आत्मनिर्भरता की स्थिति वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सत्य है? बिहार कोयले और अब्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। बिहार को उड़ीसा से 1911 में अलग किया गया था। तो ये कथन गलत है। बिहार को उड़ीसा से 1936 में अलग किया गया था। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है। ये भी गलत है। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से नहीं लगती है। बिहार में एक सदनीय विधान पालिका है। तो ये भी गलत है। बिहार में द्विसदनीय विधान पालिका है। बिहार कोयले और अब्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। तो ये कथन सही हो जाएगा 2001-2 के अनुसार, परंतु झारखंड राज्य बनने के बाद अब ऐसा नहीं रहा है। अगला प्रश्न है, पलामू रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लौह अयस्क के लिए। अगला प्रश्न है, देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये 1996 का प्रश्न है। वर्तमान में बिहार में केवल 3% उत्पादन होता है, केवल 3%। अगला प्रश्न है, देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? वर्तमान में बिहार में तांबे का उत्पादन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन कौन सा खनिज बिहार में मिलता है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोयला, लोहा और मैग्नीज। तत्कालीन बिहार के झारखंड में कोयला, लौह अयस्क और मैग्नीज तीनों ही मिलते थे, परंतु पेट्रोलियम नहीं मिलता था। वर्तमान में बिहार में उत्पादित होने वाले खनिज हैं लाइमस्टोन, अभ्रक, पाइराइट, क्वार्ट्ज, स्टीराइट आदि। अगला प्रश्न है, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइमस्टोन जो है वो कैमूर में मिलता है। लाइमस्टोन बिहार के कैमूर, मुंगेर तथा रोहतास जिले में पाया जाता है। माइका नवादा जिले में, क्वार्ट्ज जो है वो लखीसराय, मुंगेर तथा नालंदा जिले में तथा लेड जिंक जो है वो बांका और रोहतास जिले में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन आच्छादित प्रतिशत लगभग है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र के 7.76% भाग पर वन है। अगला प्रश्न है, बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंहभूम जिले से। लौह अयस्क झारखंड के सिंहभूम जिले से प्राप्त होता था, किंतु वर्तमान में बिहार में लौह अयस्क का उत्पादन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चूना पत्थर का। झारखंड राज्य के अलग हो जाने के बाद बिहार चूना पत्थर का अग्रणी उत्पादक है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाइराइट के उत्पादन में। बिहार देश के कुल पाइराइट उत्पादन का 94% अकेले उत्पादित करता है, 94%। अगला प्रश्न है, झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंहभूम। अगला प्रश्न है, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑयल रिफाइनरी बरौनी में है, सीमेंट बंजारी ये भी सही है, फर्टिलाइजर फैक्ट्री भौराही ये भी सही है, रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी ये भागलपुर में नहीं मुजफ्फरपुर और मोकामा में स्थित है। तो ये गलत हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। वर्तमान में बिहार राज्य 83.20 डिग्री पूर्व से लेकर 88.17 डिग्री पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार की सीमा से लगने वाला भारत के राज्यों की संख्या है। झारखंड के अलग होने के बाद वर्तमान में बिहार 3 राज्यों से सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड। अगला प्रश्न है, बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक भ्रंश घाटी में। दामोदर, जिसे बंगाल का शोक कहते हैं, का उद्भव छोटा नागपुर पठार से होता है। यह एक भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन ये सभी नदियां बिहार में गंगा से मिलती हैं। गंडक पहलेजा घाट के निकट गंगा से मिलती है, घाघरा जिसे सरयू भी कहते हैं रेविलगंज सारण के निकट तथा सोन पटना के निकट तथा पुनपुन फतुहा नामक स्थान पर गंगा नदी से मिलती है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वनों पर। छोटा नागपुर में अर्थव्यवस्था वनों पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोने की खानें पटना में स्थित थी। रॉल्फ फिच के अनुसार पटना के लोग कुछ खास स्थलों में गहरी खाई खोदकर बड़े बड़े कटोरों में मिट्टी को धोकर स्वर्ण कण प्राप्त करते थे। किसके अनुसार? रॉल्फ फिच के अनुसार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्णिया और मानभूम का कुछ इलाका पश्चिम बंगाल को दिया गया था। कब दिया गया था? 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के समय। अगला प्रश्न है, बिहार में जंगल फैले हुए हैं,
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार 7.12249 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर जंगल फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 7.76%, भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रांची के पास है। हुंडरू जलप्रपात रांची के निकट स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर। अगला प्रश्न है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कछाड़ी मिट्टी से। बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछाड़ी मिट्टी यानी कि दोमट मिट्टी से आच्छादित है। कछाड़ी मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहते हैं, दोमट मिट्टी। अगला प्रश्न है, बिहार की शस्य गहनता कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 144%। वर्तमान में आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार बिहार की शस्य गहनता 144% है, जबकि जब प्रश्न पूछा गया था उस समय 128% थी। अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 गुना। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र लगभग 10 गुना हो गया है। आज़ादी के समय कुल सिंचित क्षमता लगभग 4 लाख हेक्टेयर थी, जो कि वर्तमान में 19-20 के अनुसार 80.47 लाख हेक्टेयर है। अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार 2018-19 में 74.06 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बिहार में कृषि के अंतर्गत है। 74.06 लाख हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि आधारित उद्योगों की। बिहार में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि आधारित तथा वस्त्र परिधान, चमड़ा आधारित उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं चिन्हित की गई हैं, उद्योग मित्र पोर्टल बिहार सरकार के अनुसार। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। जल्द ही हम लोग घटना चक्र के दूसरे चैप्टर का वीडियो अपलोड करेंगे, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।